हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट पर डिस्कस करेंगे। क्या हम सीखेंगे इस टॉपिक में, एक बार आप समझें। एक फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क से मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। आप ध्यान से देखें, हम जानते हैं कि टॉर्क नाम से जिस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के प्रोडक्ट से दिया जाता है। यहां पर आप ध्यान दें कि जिन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके, जिनका प्रोडक्ट करके आप टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं वे दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और आउटकम के रूप में जो टॉर्क आपको मिल रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इससे पिछली क्लिप में जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पर डिस्कशन किया था, तो आज का डिस्कशन उस डिस्कशन से डिफरेंट है। स्केलर प्रोडक्ट में हमने एक ऐसे केस को सॉल्व करने की कोशिश की थी जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके एक स्केलर क्वांटिटी डेवलप करती है, लेकिन आज की कंडीशन में हमें दो वेक्टर्स की हेल्प से एक वेक्टर डेवलप करना है। अब एक बार समझें कि टॉर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है। मान लीजिए किसी बॉडी के एक पॉइंट P पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है कुछ इस तरह से, और आपको किसी पॉइंट O के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो जैसे टॉर्क को डिफाइन किया गया है, अगर उस फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो आपको इस O पॉइंट से P पॉइंट को ज्वाइन कराना होगा एक लाइन सेगमेंट बना के। देन आपको इस फोर्स वेक्टर की लाइन को इंक्रीज करके O से इस फोर्स वेक्टर की लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इस परपेंडिकुलर का लेंथ अगर L हो तो इस L और इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को टॉर्क कहा जाता है। यानी किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क, फोर्स और उस पॉइंट से फोर्स पर डाले गए, या यूं समझ लीजिए उस पॉइंट से फोर्स की लाइन पर बनाए गए परपेंडिकुलर के प्रोडक्ट से दिया जाता है। यानी टॉर्क परपेंडिकुलर L और फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को बोला जाता है। अब यहां पर ध्यान दें कि जब हम R और F को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि R और F को मल्टीप्लाई करने पर हम जिन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू R का मैग्नीट्यूड और F वेक्टर का मैग्नीट्यूड होंगी। अगर आप मेयरली एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस फॉर्मूले को देखते हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि R और F को मल्टीप्लाई करके टॉर्क कैलकुलेट हो पाए इसके लिए हमें R का वो प्रोजेक्शन लेना होगा जो इस फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जब आप टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के उस प्रोजेक्टेड कंपोनेंट को फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जो फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस तरह के केसेस को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करे। हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। ध्यान दें कि जब कभी फिजिक्स में एक ऐसा केस अराइज होता है जिसमें दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, तो हमेशा कंडीशन में मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। इस कंडीशन में एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो उसके परपेंडिकुलर हो। और ऐसी ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से एक टर्म डिफाइन करते हैं। एक बात यहां पर आप ध्यान दें कि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस साइन से शो किया जाता है। यानी अगर इस एग्जांपल में मैं वेक्टर प्रोडक्ट का साइन यूज करूं, क्योंकि इस इक्वेशन को इनिशियल स्टेज में मैंने नॉर्मली लिखा था केवल प्रोडक्ट के फॉर्म में, अब मैं इसे एक प्रेजेंटेशन का फॉर्म दे रहा हूं। अगर मैं क्रॉस यूज करूं तो ये इसका सही प्रेजेंटेशन होगा। यानी वेक्टर प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, और चूंकि इसमें क्रॉस सिंबल यूज किया जाता है
तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह बात ध्यान दें कि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी समझा जाता है। अब वो फॉर्मूला जो डिफाइन करेगा इस तरह की कंडीशंस को एक बार पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सो मान लीजिए किसी वेक्टर ए को किसी दूसरे वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाना है और जिन दो वेक्टर्स को क्रॉस करना है हम ये मान लेते हैं कि वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ए वेक्टर कुछ इस तरह से बनाया गया है और बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम थीटा डिफाइन कर रहे हैं। अब ध्यान दें, अगर मैं इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के परपेंडिकुलर क्रिएट करूं तो आप देख पा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कुछ इतना होगा। और अगर हम बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी मॉड कंसीडर करके इसे कैलकुलेट करें तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू बी वेक्टर मॉड्यूलस इंटू साइन थीटा के फॉर्म में हमें मिलेगी। सो इस परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड को बी साइन थीटा कहा जा सकता है, जबकि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ए मॉड सिंबल से प्रेजेंट करेंगे। सो अगर मैं ये सभी कंडीशंस ए क्रॉस बी की डेफिनेशन में यूज करूं तो आप एक बार समझें कि जब डिफाइन किया गया है तो ये बताया गया है कि ए और बी वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग है ए का मैग्नीट्यूड और इसके साथ बी के मैग्नीट्यूड के उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड है। सो हमें ए क्रॉस बी वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साइन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर आप ध्यान दें, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को बनाया ही इस तरह गया है ताकि जब कभी दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो हम इस डेफिनेशन को यूज कर सकें। इससे पहले अपनी पिछली क्लिप में हमने स्केलर प्रोडक्ट पर डिस्कशन किया था तो आप लोगों को यह बताने की कोशिश की थी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से जब एक स्केलर क्वांटिटी बनती है तो उस केस में एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलोंग लेना पड़ता है। सो ऐसे केसेस को रिजॉल्व करने के लिए डॉट प्रोडक्ट बनाया गया और ठीक उसी पैटर्न में अब उन केसेस पर वर्क करने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिनमें आपको किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना होता है जो उस पहले वेक्टर के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड है। एक बात यहां पर और ध्यान दें, हमने डिफाइन किया है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। सो हमें इस आउटकम में एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करनी होगी। सो क्या है डायरेक्शन का केस, एक बार आप समझें। जिस ऑर्थोगोनल ट्रेड को हमने डिस्कस किया था एक बार आप उसे समझें कि जब हम आई, जे और के फॉर्म में तीनों फंडामेंटल डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं तो किसी एक वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स रख के अगर हम कर्ल करें फिंगर्स को सेकेंड वेक्टर की तरफ तो हमारे राइट हैंड का थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेशन देगा वही इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहां पर ध्यान दें कि अगर आप ए की तरफ फिंगर रख के बी की तरफ कर्ल करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, लेकिन अगर आप बी की तरफ फिंगर रख के ए की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो यहां पर क्लियरली समझे, आप किसी भी एक आर्बिट्रेरी की तरफ फिंगर्स रख के दूसरे की तरफ कर्ल नहीं करेंगे। ये ऑर्डर सिस्टमैटिक है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करता है। आप समझ सकते हैं कि जब मैंने ए की तरफ फिंगर रख के बी की तरफ कर्लिंग की थी तो थंब का डायरेक्शन अलग था और जब बी की तरफ फिंगर्स रख के ए की तरफ कर्लिंग की तो थंब का डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी ये क्लियर हो जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मीनिंग सेम नहीं होता है। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे और ऐसे में आपका थंब जो डायरेक्शन प्रेजेंट करेगा, जैसे इस बोर्ड वाले केस में ये डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है। सो इस केस में जनरल लैंग्वेज में मैं इसे एन कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। जब हम
फॉर्मुलेट करेंगे, सभी फॉर्मूले बनाएंगे, तो आई जे के टर्म में बनने वाले फॉर्मूलों में हम सभी डायरेक्शंस को इस ऑर्थोगोनल ट्रेड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सो फिलहाल मैं ए क्रॉस बी को प्रेजेंट कर रहा हूं कुछ इस तरह से। यह है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पर एन कैप को एक ऐसा यूनिट वेक्टर माना गया है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। यह बात आप समझ सकते हैं कि जब आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो कर्लिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही रहेगा थंब हमेशा। सो आउटकम के रूप में आने वाले वेक्टर का डायरेक्शन जिन दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब सबसे पहले इस केस को समझने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है सभी बेसिक रूल्स की। सो वन बाय वन मैं सभी यूनिट वेक्टर्स पर फॉर्मूले क्रिएट कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं क्योंकि अब फर्दर डिस्कशन हम इस फॉर्मूले के बेस पे करेंगे। सो अगर मैं इस फॉर्मूले में ए और बी वेक्टर का रोल प्ले कराऊं आई वेक्टर और जे वेक्टर से यूनिट वेक्टर के रूप में, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करने पर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आई मॉड, जो कि 1 होना चाहिए। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिमिलरली जे मॉड की वैल्यू 1 होगी और साइन 90 का वैल्यू भी 1 होगा। यहां पर आई और जे चूंकि एक्स और वाई एक्सिस को प्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच में एंगल को 90 डिग्री कंसीडर किया गया है। और इस एन कैप के रूप में आप जानते हैं कि हमें एक ऐसा वेक्टर पिक करना है जो आई और जे के कॉम्बिनेशन से बना हो, और इस कॉम्बिनेशन से बनने वाले आउटकम के लिए आप जानते हैं कि हमें पहले वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर रख के दूसरे वेक्टर की तरफ कर्लिंग करनी होगी। एक महत्वपूर्ण बात पर और ध्यान दें कि ये सारी प्रोसेस आप अपने राइट हैंड से सॉल्व करेंगे। अगर आप ये प्रोसेस लेफ्ट हैंड से सॉल्व करेंगे तो आपके आउटकम में एक माइनस साइन का एरर आ जाएगा। सो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आई की तरफ रख के अगर मैं जे की तरफ कर्लिंग करूं तो मेरा थंब अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है। और आप जानते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेड के कंसेप्ट से ये डायरेक्शन के कैप का डायरेक्शन है। सो इस केस में एन कैप की जगह मैं के कैप को यूज कर रहा हूं और इसे सॉल्व करने पर हमें फॉर्मूला मिल रहा है आई क्रॉस जे इक्वल टू के वेक्टर। सो ध्यान दें, जब आप आई वेक्टर को जे वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो आपको के कैप आउटकम के रूप में मिलेगा। चूंकि हमने डिस्कस किया है कि कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट, सो हमें जे क्रॉस आई की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना हो। यहां पर ध्यान दें कि डॉट प्रोडक्ट के केस में रिलेशन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि आउटकम वेक्टर के रूप में देता है तो आपके आउटकम में एक माइनस का फर्क आ जाता है। यही वजह है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि जब जे क्रॉस आई का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो वो आई क्रॉस जे से डिफरेंट आएगा। यहां पर ध्यान दें, जब हम जे क्रॉस आई कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमेरिकल मल्टीपल्स के रूप में सभी टर्म 1 आएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन आपको फिंगर्स जे की तरफ रख के आई की तरफ कर्ल करानी होगी और इस केस में आपका थंब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड जाएगा, जो कि माइनस के कैप का डायरेक्शन है। क्योंकि आप याद रखें, जब ऑर्थोगोनल ट्रेड डायरेक्शन सिस्टम बनाया गया है तो उसमें भी राइट हैंड रूल का ही यूज किया गया है। उसमें भी जब आप आई की तरफ फिंगर रख के जे की तरफ कर्ल कराते हैं तो के वेक्टर का डायरेक्शन आता है। ऐसे में अगर आप जे की तरफ फिंगर रख के आई की तरफ घुमाएंगे तो श्योरली ये डायरेक्शन माइनस के कैप हो जाना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहां पर एक साइकिल बना दे रहा हूं और इस साइकिल में आई कैप, जे कैप और के कैप को प्रेजेंट कर दे रहा हूं और कुछ एरो प्रेजेंट कर दे रहा हूं। इन एरो की डायरेक्शन में चलते हुए आप दो वेक्टर की हेल्प से तीसरा वेक्टर बना पाएंगे। अगर आप इस एरो के अपोजिट चलेंगे तो आपके आउटकम में एक माइनस इंक्लूड होगा। सो आप इससे क्लियरली देख सकते हैं कि जब आप आई और जे को क्रॉस करेंगे तो के आना चाहिए, जे और के क्रॉस से आई और के और आई के क्रॉस से जे आना चाहिए। सो यहां पर जे क्रॉस आई को मैं माइनस के कैप लिख रहा हूं, जो कि इस सर्किल में बनाए गए इस सिस्टम से मुझे मालूम चल रहा है। सिमिलर फॉर्मूले जे क्रॉस के
और k क्रॉस i के लिए भी डिफाइन किए जा सकते हैं। j क्रॉस k सॉल्व करने पर आप जानते हैं कि 1 इंटू 1 इंटू 1 ये कंडीशन बिल्कुल सिमिलर रहेगी, क्योंकि j और k दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल भी है। लेकिन k कैप के प्लेस पे इस j क्रॉस k को सॉल्व करने के लिए हमें i कैप यूज करना होगा और k क्रॉस i को सॉल्व करते समय ये j कैप बन जाए। सो इस तरह से i क्रॉस j, j क्रॉस k और k क्रॉस i तीनों के लिए फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं है और एक माइनस का फर्क पड़ता है इस प्रोडक्ट में, तो k क्रॉस j को माइनस i कैप और i क्रॉस k को माइनस j कैप से प्रेजेंट किया जाएगा। सो ये 6 फॉर्मूले इस क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट के बेसिक हैं। इन्हें यूज करके किसी भी प्रॉब्लम में दो जनरलाइज्ड वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करना आसान होगा, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना आसान होगा। यहां पर एक बात फाइनली और बोल दूं, हालांकि मैं बता चुका हूं कि दो वेक्टर्स से एक स्केलर बनाने के केस में एक वेक्टर दूसरे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का केस तब यूज होता है जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर जनरेट करती हैं और ऐसे केस में हमेशा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के बेस पे सॉल्व होता है। और वेक्टर प्रोडक्ट में चूंकि डेफिनेशन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है, इन सभी बातों को सोच के डिफाइन किया गया है। सो ये फीचर इनबिल्ट है इसमें, ये बात हमेशा ध्यान रखें। इन 6 फॉर्मूलों के अलावा अगर मैं सिमिलर वेक्टर्स पे बात करूं तो i क्रॉस i को सॉल्व करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा उसे आप ध्यान से देखें, वो होगा 1 इंटू साइन 0, जो कि 0 होना चाहिए। यहां पर साइन 0 यूज किया गया है क्योंकि दो i वेक्टर सिमिलर डायरेक्शन में होंगे, सो उनके बीच के एंगल को 0 डिग्री कंसीडर किया जाना चाहिए। और कैप वेक्टर के रूप में, चूंकि हम जानते हैं कि अब ये 0 वेक्टर बन चुका है, सो कैप वेक्टर के रूप में आप किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर को प्लेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन में आप इसे i क्रॉस i इक्वल टू नल वेक्टर लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जब दो वेक्टर सिमिलर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर से दिया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। एक बात यहां पर और ध्यान दें, आप i क्रॉस i को 0 ना लिखें, क्योंकि अगर आप इसे केवल एक नंबर के रूप में लिखते हैं तो इससे क्वांटिटीज के नेचर को समझने में दिक्कत आती है। सो कभी भी अगर आप i क्रॉस i प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने आउटकम को 0 ना लिख के 0 वेक्टर से प्रेजेंट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को क्रॉस करने पर जो आउटकम आता है उसे एक वेक्टर होना चाहिए, चाहे 0 मैग्नीट्यूड आ गया हो, लेकिन ये बताने के लिए आप एरो लगाइए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी। आप ये समझ सकते हैं कि एक बॉडी पर कई फोर्स लगने पर कई बार नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है इक्विलिब्रियम के केस में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 0 आने के बाद अब जो 0 न्यूटन फोर्स आया है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहा। आपको 0 न्यूटन को वेक्टर में ही शो करना चाहिए, क्योंकि वो एक फोर्स ही है। अभी भी मैग्नीट्यूड 0 हो जाने के बाद भी फोर्स ही है। सो वेक्टर क्वांटिटी का नेचर प्रेजेंटेशन में ध्यान रख के बनाना चाहिए। दो वेक्टर सिमिलर हो तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो आउटकम आता है उसे 0 लिखने के बजाय 0 वेक्टर लिखें। सिमिलरली जब आप j क्रॉस j और k क्रॉस k को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला बनेगा। एक बात पे और ध्यान दें कि चूंकि दो वेक्टर सिमिलर होने की कंडीशन में साइन 0 हमेशा इस टर्म को 0 बना देगा। सो ये रूल केवल यूनिट वेक्टर्स i j k पर एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी दो जनरल वेक्टर अगर वो a वेक्टर ही क्यों ना हो, जब आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आउटकम नल वेक्टर ही आएगा। सो इस तरह से इन फॉर्मूलों को यूज करके जनरल वेक्टर्स के बीच में भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। आप ध्यान दें कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम अपने वेक्टर को i j k के टर्म में प्रेजेंट करते हैं। सो उन्हें मल्टीप्लाई करने की स्थिति में i j और k के जितने फॉर्मूले जनरेट हुए हैं इन सब की रिक्वायरमेंट होगी और इन्हें ही यूज करके हम आउटकम को सिंपली प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए
मान लीजिए किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स वेक्टर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं एफ वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के से, और मान लीजिए कि हिंज पॉइंट से इस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन कराने वाला वेक्टर, जिसे मैं आर वेक्टर लिख रहा हूं, वो है 2i प्लस 3j प्लस 2k। और अब अगर इस प्रॉब्लम में हमसे यह कहा जाए कि आप टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें, टॉर्क वेक्टर को वेक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करें, तो आप जानते हैं कि टॉर्क को बाय डेफिनेशन आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाता है। सो अगर मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यूज अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 2i प्लस 3j प्लस 2k क्रॉस 2i प्लस j प्लस k। अब अगर हमें इन दो जनरल वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें इनके सभी टर्म्स को आपस में एसोसिएट करना होगा, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में होता है। यहां पर आप ध्यान दें कि आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, लेकिन इन डेफिनिशंस को जब बनाया जाता है तो हम जानते हैं कि मेयरली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आउटकम नहीं आ पाएगा। यहां पर कोई भी स्टूडेंट ये न सोचे कि टॉर्क तो आर और एफ के प्रोडक्ट से दिया जाता है, सो सिंपली हमें आर मॉड और एफ मॉड को कैलकुलेट करना चाहिए और मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि टॉर्क आर और एफ के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट नहीं है। हम जानते हैं और जैसा हमने डिफाइन किया है, टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए आर वेक्टर के उस प्रोजेक्शन को फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना होगा जो फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सो क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी थीम पर बनाई गई डेफिनेशन है, और यही वजह है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। सो अब अगर मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो जो आउटकम आएंगे आप उसको ध्यान से देखें। 2i वेक्टर को जब 2i से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो ये बनेगा 4i क्रॉस i, और आप जानते हैं कि i क्रॉस i का वैल्यू 0 वेक्टर होना चाहिए। यहां पर हमने डिस्कस किया है कि i और i के क्रॉस से 0 वेक्टर बनता है। सिमिलरली अगर हम अदर टर्म्स को भी सॉल्व करें, सो दूसरा टर्म बनेगा 2i इंटू 1j, इट इज 2i क्रॉस j, और आप जानते हैं इसे k कैप लिखा जा सकता है। और इसी तरह के अदर टर्म्स होंगे, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा, और i और k का प्रोडक्ट माइनस j होना चाहिए। आप यहां पर ध्यान दें कि ये सभी केस अगर आप एक सर्किल फॉर्मेट बना लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेड के लिए तो आप आसानी से देख पाते हैं। अगर आप इस साइकिल को तैयार कर लेते हैं और इसमें एरो बना देते हैं तो आप सभी प्रकार के प्रोडक्ट को एक साथ देख पाते हैं। i क्रॉस i का वैल्यू 0, i और j के लिए मैंने k यूज किया है, जबकि i और k के लिए रिवर्स चलने के कारण मैंने माइनस j यूज किया है। अदर टर्म्स में आप देखें जब 3j 2i से क्रॉस होगा तो ये बनेगा 3 2 जा 6, और ji से माइनस k बनना चाहिए। सो मैं इसे माइनस 6k कैप जस्ट इसके साथ लिख रहा हूं। 3j कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करके नल वेक्टर आएगा, ये बात क्लियर है, इसीलिए इस नल वेक्टर को मैं नहीं लिख रहा हूं। आप समझते हैं इसका वैल्यू 0 वेक्टर होगा। 3j वेक्टर को k वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3 टाइम्स j क्रॉस के i, सो मैं उसे यहां प्रेजेंट कर रहा हूं, ये होगा 3i कैप। इसी प्रकार 2k कैप को 2i कैप से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 2 2 4, एंड k और i कैप के प्रोडक्ट से j कैप बनेगा। सो मैं इसे 4j कैप के साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, और 2 और 1 मल्टीप्लाई करके 2, और k और j के कॉम्बिनेशन से माइनस i बनेगा। सो मैं इसे माइनस 2 और 1 2i कैप लिख रहा हूं। सो कुछ इस तरह से आप सभी प्रोडक्ट्स को लिख पाएंगे। और अब अगर मैं इसे फाइनली सॉल्व करूं तो ये बनेगा माइनस 4k कैप, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा प्लस 2j कैप, और इन दोनों से बनेगा i कैप। सो इस तरह से आप टॉर्क वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपने सभी कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया। अब यहां पर एक बात पे ध्यान दें,
टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा और ये आ जाएगा √4 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड निकालते समय आप केवल न्यूमेरिकल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा 16, ये 4 और ये 1, सो √21 वैल्यू आएगी टॉर्क की। एक बात यहां पर ध्यान दें, जैसा हमने पहले भी बताया कि आप आर के मॉड और एफ के मॉड को मल्टीप्लाई करके यह आउटकम नहीं निकाल पाएंगे, उस तरह से निकाला गया आंसर गलत होगा, क्योंकि टॉर्क डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से नहीं निकाला जाता है। टॉर्क को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के उस प्रोजेक्शन के मैग्नीट्यूड को फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है जो उसके परपेंडिकुलरली कैलकुलेट किया गया है। सो इस तरह से जब आप क्रॉस प्रोडक्ट से आउटकम निकालते हैं तो उसमें ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वाला जो कंसेप्ट रहता है वो इंक्लूड रहता है। एक बात पे और ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि आपने आर और एफ को तो मल्टीप्लाई किया लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली साइन थीटा को इंक्लूड नहीं किया। तो यही बात इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में, जिसे आपको समझना है कि जब आप दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये साइन थीटा इसमें इनबिल्ट है। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो चुका है, यानी जब ये आउटकम आया है तो उसमें इस तरह से प्रोजेक्ट करके उसके मैग्नीट्यूड का ही मल्टीप्लिकेशन शामिल है। सो क्रॉस प्रोडक्ट करने का बेनिफिट यही है कि आपको केवल इन 9 फॉर्मूलों की हेल्प से आउटकम निकाल देना होता है। रही इस साइन थीटा की बात बीच में इंक्लूड करने की, तो इस प्रोडक्ट में ये फीचर इनबिल्ट है कि जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके आउटकम निकालते हैं तो ये साइन थीटा इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि इसी कंसेप्ट को यूज करके ये 9 फॉर्मूले बनाए गए। सो इन फॉर्मूलों को यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब यह है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में बिना लिखे साइन थीटा को इंक्लूड कर रहे हैं। यहां पर साइन थीटा को यूज नहीं किया जा रहा है, यहां पर इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को जानने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने की वजह से वो साइन थीटा इंटरनली कैलकुलेट हो रहा है और वो कैलकुलेशन IJK के इन 9 फॉर्मूलों को यूज करने की वजह से ऑटोमेटिकली चल रहा है। सो यही वजह है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमें सिंपली यह आउटकम मिल पाता है। एक बात पे और ध्यान दें, एक और तरीका हम डिस्कस करेंगे जिससे क्रॉस प्रोडक्ट को सिंपली सॉल्व किया जा सकेगा। यहां पर आप ध्यान दें कि क्रॉस प्रोडक्ट को इन 9 फॉर्मूलों को यूज करके सॉल्व किया जाता है, यानी ये एक अप्रोच है, एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन इसमें आपको सभी टर्म्स को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 9 पार्ट्स सॉल्व करने पड़ते हैं। 3 पार्ट्स 0 हो जाते हैं और अदर 6 पार्ट में सभी केसेस 1 बाय 1 सॉल्व करने पड़ जाते हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं तो ऐसा करने पर इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट मेथड में यही प्रोडक्ट सॉल्व किया जाता है, लेकिन सॉल्व करने के स्टेप इस तरीके से कम टाइम लेते हैं। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड से इन दोनों वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते तो कैसे आउटकम निकलता या क्या मेथड होता इसे सॉल्व करने का। एक बार आप ध्यान से देखें, डिटर्मिनेंट मेथड में सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट जो कि 3 बाय 3 ऑर्डर का होगा इस केस के लिए, सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट रो में इन तीनों यूनिट वेक्टर्स IJK को लेते हैं। देन हम ऑर्डर का ध्यान रखते हुए इन वेक्टर्स के कोफिशिएंट से दूसरी और तीसरी रो तैयार करते हैं। यहां पर ध्यान दें कि R वेक्टर के कोफिशिएंट 2, 3 और 2 हैं और F वेक्टर के कोफिशिएंट 2, 1 और 1 है। सो सभी कोफिशिएंट इस डिटर्मिनेंट में यूज करने पर कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट हमें मिला है और अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के प्रोसेस को एक बार आप ध्यान से समझें। आपको किसी भी टर्म को सॉल्व करने के लिए उसके कोफैक्टर पार्ट को सॉल्व करना होगा। सो I के साथ आपको 3, 2, 1 और 1 इस पार्ट को सॉल्व करना होगा
और इसी प्रकार जे और के लिए आपको सॉल्व करना होगा डिटर्मिनेंट को। सो मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। सबसे पहला टर्म जब हम आई वेक्टर के साथ लिखेंगे तो वो होगा 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2। आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट करके इन दोनों का डिफरेंस यहां पर लिखना है। ठीक इसी प्रकार जब आप जे वेक्टर के लिए सॉल्व करेंगे तो जे वेक्टर को एक माइनस साइन देके, यहां पर ध्यान दें ये माइनस साइन इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस आई वेक्टर के लिए इस साइकिल को चलाने के बाद जे पर साइकिल को उल्टा चलाना चाहिए था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी साइकिल्स सीधी सीधी चलाई जाए, तो उसके कंपनसेशन के लिए हम एक माइनस साइन अपने आउटकम में इंक्लूड करते हैं। सो ध्यान दें आई के साथ आपने लिखा है 3 माइनस 2, माइनस जे के साथ आप लिखेंगे जे के कॉलम को छोड़ के 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, इट इज 2 माइनस 4। और फाइनली जब के वेक्टर को आप प्रेजेंट करेंगे तो उसके कोफिशिएंट के रूप में आप लेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 यानी ये बन जाएगा 2 माइनस 6। सो फाइनली ये आउटकम आ जाएगा आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर माइनस 4 के वेक्टर। और आप देख पा रहे हैं ये वही आउटकम है जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक फॉर्मूलों को यूज करके बनाया था। सो सेम आउटकम आपको डिटर्मिनेंट मेथड से भी मिल सकता है और आप देख पा रहे हैं कि ये मेथड सिंपल है इस सॉल्व करने के मेथड के कंपैरेटिवली। एक बात पे और ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट इस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करने में एक प्रॉब्लम फील करता है, उसे इस तरह से अरेंजमेंट देखने में दिक्कत होती है, तो आप इसे एक्सटेंडेड अरेंजमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। एक बार हम उस तरीके पर भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके में आप डिटर्मिनेंट ना बना के 3 वेक्टर्स आई जे और के प्रेजेंट करें और फिर मिडिल वेक्टर के कोफिशिएंट से लिखना स्टार्ट करें। कुछ इस तरह से लिखें, 3 और 1 कोफिशिएंट मैं यहां लिख रहा हूं, फिर लास्ट कोफिशिएंट 2 1, देन इनिशियल कोफिशिएंट्स 2 2 और फाइनली जिस कोफिशिएंट सेट से आपने स्टार्ट किया था उसी में आपको एंड करना होगा। लिखने का तरीका आप कुछ इस तरह रखें कि ये 2 लाइंस इस आई को अपने मिडिल पे ले लें और ऐसे इन 2 लाइन के बीच में जे हो, इनके बीच में के। सो आपको इस केस में अब क्लियरली एक अरेंजमेंट के रूप में सारी वैल्यूज मिल जाएंगी और अब बहुत आसानी से आप प्रेजेंट कर पाएंगे आउटकम को। देखिए एक बार कैसे, आई वेक्टर के साथ आप लिखेंगे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 1, प्लस जे वेक्टर के साथ आप लिखेंगे 2 इंटू 2 4 माइनस 2 यानी 2, और के वेक्टर के साथ आप लिखेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 6 यानी माइनस 4। सो इस तरह से भी आप आउटकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड में आपको जे में माइनस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि आपने सभी कोफिशिएंट्स ऑर्डर में अरेंज किए हैं। आप देख पा रहे होंगे जब आपने इस केस में जे वेक्टर को सॉल्व किया था तो आपके नंबर्स थे 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 यानी ये रिवर्स थे, ये 2 माइनस 4 थे, जबकि इस केस में ये 4 माइनस 2 है। सो इस तरह से ओपन अरेंजमेंट बना के जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको किसी भी वेक्टर में माइनस साइन इंक्लूड नहीं करना पड़ता है एडिशनली, क्योंकि ये अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है। जबकि इस केस में आप जे को कैलकुलेट करते समय रिवर्स अरेंजमेंट को यूज करने के बजाय इसको पहले और इसको बाद में कंसीडर करना चाहते हैं, तो उसके कंपनसेशन के लिए आपको एक माइनस लेना पड़ता है। सो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, और आप देख पा रहे हैं कि इस मेथड से भी जो आउटकम आ रहा है वो उन्हीं आउटकम्स के जैसा है जो अदर 2 मेथड से आया है। सो इस तरह से आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उन क्वांटिटीज को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है जो खुद वेक्टर क्वांटिटीज हैं और जिन्हें बनाया गया है 2 वेक्टर क्वांटिटीज की हेल्प से। सो 2 वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से बनने वाले वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी पूरी थीम को समझने के लिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें, हमने ये डिस्कस किया था डेफिनेशन बताते समय कि जब हम 2 वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आउटकम हमें मिलता है वो आउटकम इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है।
सो क्लियरली यहां हम बोल सकते हैं कि टाउ वेक्टर आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इस परपेंडिकुलरिटी को चेक भी किया जा सकता है, क्योंकि हमने अपने पिछले आर्टिकल में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते समय अगर उन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो आउटकम 0 आता है। सो अगर मैं इस केस में आने वाले आउटकम को R और F में से किसी भी एक वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूं तो देखें क्या आउटकम आएगा। एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे। हम टाउ वेक्टर को F वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो टाउ वेक्टर जो कि I प्लस 2j माइनस 4k से दिया जा रहा है, अगर इसे डॉट प्रोडक्ट किया जाए F वेक्टर के साथ जो कि 2i प्लस j प्लस k है, तो जो आउटकम मिलेगा वो होगा 1 इंटू 2 यानी 2। और आप याद रखें फॉर्मूले, आपको मालूम है कि i को j और k से डॉट करने पर 0 आएगा, क्योंकि i और j और i और k का पेयर ऑर्थोगोनल है। सो i को i से डॉट करने पर आएगा 2, और अब j को j से डॉट करें तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, और k वेक्टर को k वेक्टर से डॉट करने पर आएगा -4, और फाइनली ये 0 आ जाएगा। सो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला आउटकम हमेशा उन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जिनसे उसे बनाया गया है। सो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके हम उन क्वांटिटीज पर सभी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो दो वेक्टर क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती हैं और खुद भी वेक्टर होती हैं। सो इस तरह के कैलकुलेशंस करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन और उससे एसोसिएटेड सभी फॉर्मूले जो हमने आई और जे के टर्म्स में अभी बनाए आपको याद रखने होंगे। थैंक यू।